पिछले 10 सालों में जब एक एवरेज पाकिस्तानी की वेज डिस्ट्रक्शन हुई है, प्रोग्राम एंकर्स की न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की तनख्वाहें 400 से 500% बढ़ चुकी है। नाम लिए बगैर आपको बताता हूँ कि उस चैनल का पे रोल है 12 करोड़। इसके जो एंकर्स हैं, इसकी जो सैलरीज हैं वो 4 से 5 करोड़ के दरमियान पहुंच चुके हैं। मीडिया ने क्या किया, 3-4 इदारों के अलावा जितने भी लोग आए वो इसमें किसी और मकसद के लिए ऐसे ही 36 लोगों ने देखा यार हम भी तो एक जियो बना लेते हैं, पैसे तो मेरे पास भी है। बंदे खरीदने की जंग शुरू हुई, लेकिन फिर जब मार्केट में मंदी आना शुरू हुई, सेठ साहिबान ने बोला यार बात सुनो, मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉर्ट और इम्पोर्टेंट है एंकर, क्योंकि प्रोग्राम एंकर उनका दरवाजा था पावरफुल लोगों के साथ। वो एक करंट अफेयर्स का शो करता था, उसमें आते थे मिनिस्टर। 150 लोगों को किसी चैनल ने फारिग कर दिया, तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग इनको एड्स जो है ना रोक देंगे। हाँ, हमारे मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ये है मिनहाज कि हमारे वफाकी वजीर इत्तलात इश्तिहारात की थ्रेड देकर उनके फैसले तब्दील करवा सकते हैं। फियर ऑफ बीइंग फायर्ड ये इतने ज्यादा क्यों है? कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। आज तुम जाओ न्यूज रूम्स में और जाके पूछो कितने लोग एआई के साथ काम कर रहे हैं। अगर कम से कम भी बात की जाए तो एक महीना सैलरी डिले है। कुछ इदारों का तो ये डीएनए का प्रॉब्लम है। मैं बड़ा सही बता रहा हूँ तुम्हें। एक शख्स को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो। उसने 2 महीने पहले एक बुलेटिन किया था, उसके आज तक पैसे नहीं मिले उसे। काम तो उस तरह से तो ठीक है ना कि लोगों के जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। चैरिटी और बिजनेस फंडामेंटली दो अलग चीज है। यार आप बात कर रहे हैं राज़िक होने का दावा कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है रिस्क देना। पहले तो इस बात पे यकीन करना है कि मेरा राज़िक कोई सेठ नहीं, मेरा राज़िक मेरा रब है। मसला ये है मिनहाज कि हमारे मुल्क में अगर लोग तवाना हो जाएंगे ना मिनहाज, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहते हम चाहते हैं लोग ऐसे ही रहे मिनहाज, हमारे ताकतवर लोग चाहते हैं मज़ारा कमी कमीन और जो वो है ना उसका हारी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दुनिया भर में लोग औसतन 73 ईयर्स जीते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो थोड़ा ये नंबर कम है, लेकिन फिर भी 67-68 तक ये बन जाता है। लेकिन अगर आपका ताल्लुक मीडिया से है और ख़ास तौर पर अगर आप स्क्रीन पर नहीं आते हैं, तो आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद कम हो सकती है। क्योंकि अब जो मैं आपके सामने एक लिस्ट पढ़ने वाला हूँ वो इंतहाई ख़तरनाक और साथ ही दर्दनाक है। आमिर बाली, इरफान हैदर, असद पठान, मुईज़, अदनान, काजिम, बिलाल, जुनैद, और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इन सब की उम्र 50 बरस से कम थी और या तो ये लोग ब्रेन हेमरेज से इनका इंतकाल हुआ है या फिर हार्ट फेलियर से। फरहान साहब, सीधा सवाल है मेरा, कोई तमीज़ नहीं, ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक और चीज़ जो आप ने नहीं शायद इसमें मेंशन की, जो बहुत ज़रूरी है, कि इन सब का ताल्लुक मीडिया के उस ऐसे एक पे ब्रैकेट से है जो बहुत लो पे ब्रैकेट समझा जाता है। ज़्यादातर एनालिस्ट हैं, कुछ पीसीआर स्टाफ है, साउंड इंजीनियर्स हैं, एडिटर्स बेतहाशा हैं। मुझे बहुत बहुत खौफनाक है क्योंकि एडिटिंग का काम भी ऐसा है जिसमें आपको शायद बैठे रहना पड़ता है मुसलसल, तो एडिटर्स बहुत सारे। मिनाज, ब्रेकिंग न्यूज़ तो इसमें कोई भी नहीं है। Stress is the number 1 killer in the world. Stress is the number 1 cause of heart disease, hypertension, diabetes, obesity, and cancer, and rheumatoid arthritis. ये तमाम बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। पाकिस्तान के सिस्टेमिक स्ट्रेसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मतलब सड़क पे स्ट्रेस, मोबाइल छीनने का स्ट्रेस, बिजली का स्ट्रेस, पानी का स्ट्रेस, बच्चों को स्कूल के लिए अच्छे स्कूल ढूंढने का स्ट्रेस, सारे काम लोगों को खुद करने, रियासत तो कोई काम नहीं करती। तो एक हमारा सिस्टम का स्ट्रेस है, वो हर इंसान में बराबर है। अब उसमें से जो लोग माली तौर पे गैर मुस्तहकम या गैर महफूज होते हैं, उन पे ये स्ट्रेस 10 गुना ज्यादा हो जाता है। मीडिया बिलखुसूस और पाकिस्तान की इकॉनमी बिलउमूम पिछले 7-8-9 सालों से स्टैग्नेशन का शिकार है। इसके अंदर एक डेटा जो अली खजर अपने बिजनेस रिकॉर्डर की आर्टिकल में शेयर कर चुके हैं, वो ये है कि पिछले 15 सालों में पाकिस्तानियों की जो एक्चुअल तनख्वाह है, उसमें 1 रुपए का भी इजाफा नहीं हुआ। इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर पिछले 10 सालों में 2015 यकम जनवरी 2015 को जितनी मैं सैलरी कमा रहा था, आज इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेरा जितना भी इंक्रीमेंट हो गया हो, मेरा इजाफा 0 है। मेरी तनख्वाह 2015 पे खड़ी हुई है और चीजों की कीमतें आसमान को छू चुकी हैं। 415 रुपए का पेट्रोल है आज। तो मिनाज, फाइनेंशियल स्ट्रेस इकोनॉमी के, फाइनेंशियल मसाइल इकोनॉमी के, और फिर खास तौर पे मीडिया के। एक्सट्रीम जॉब इनसिक्योरिटी है मीडिया के अंदर। जो जहां बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है। मेरे अपने जानने वालों में
कितने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं हम्म, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि अब मीडिया इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आपका जर्नलिस्ट होना ज़रूरी नहीं है। बहुत खौफनाक बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। अभी जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए तो लोगों ने तनकीद की कि यार क्या हाल हो गया है पाकिस्तानी सहाफ़ियों का कि सारी खबरें तो बाहर बाहर के से लोग लेनी पड़ी है, सही है। याद। मैंने कहा भाई एक सिस्टेमिकली नीयत के साथ प्लान के ज़रिए डिसमेंटल कर दिया गया है मीडिया को। जहाँ एडिटर्स का काम ख़त्म हो गया, रिपोर्टर्स का काम ख़त्म हो गया, उनकी खबरें चलती नहीं हैं, जो वो खबर देगा मतलब भाई मिराज सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इस वक्त? आप और मैं ये बात कर रहे हैं, कितने लोग होंगे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में और अखबारों में? 25,000 30,000। वैसे ही मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है लेकिन मेरे ख्याल से इतने ही होंगे। मैक्सिमम तो इतनी होंगे ज़ाहिर है। चले उनके 5-5 घर वाले भी मिला लें, हम्म, 1.5 लाख लोग। तो हम तो इस वक्त 1.5 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन मसला ये नहीं है, इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो हमें ये समझाना ज़रूरी है अपने व्यूअर्स को कि उनके लिए ये पॉडकास्ट देखना क्यों ज़रूरी है, ऐसे उनके लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सहाफ़त अगर दिगरगूं कमज़ोर हालत में है तो उसका उनकी ज़िंदगियों पे क्या असर है। वो इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया को, प्रेस को पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है, यानी कि रियासत का एक सुतून। हाँ, रियासत खड़ी होती है फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर, राइट? जब वो सुतून कमज़ोर होता है तो रियासत कमज़ोर होती है। लेकिन ये बात लोग बोलेंगे क्या यार आईनी कानूनी बात कर रहा है, समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाता हूँ। जियो जब लॉन्च हुआ शुरू में, आई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम। मिनाज मुआशरे के अंदर 2-4 डिपार्टमेंट्स हैं ना जिनको लेके लोग बहुत डरते हैं। पुलिस उनमें से एक है। ऐसे ही एक एवरेज कराची वाले की ज़िंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेसर क्या है? अबे टुल्ले ने पकड़ लिया, अबे फलाना ने कर दिया, अबे इसने कर दिया। पुलिस को लगाम डली मीडिया से। खौफ, पुलिस प्रेस जिससे सब खौफज़दा, हाँ, उससे वो ऐसे ही प्रेस के कार्ड से कार्ड से खौफज़दा। मैं प्रेस से हूँ। मैं प्रेस से ओह डर गया। मीडिया के पास ताकत थी, वो एक्सपोज कर सकता था, जुल्म के खिलाफ आवाज उठा सकता था, उसके पास प्रोटेक्शन थी कि मैं प्रेस हूं, क्योंकि उसके पास प्लेटफॉर्म था। अब आप समझे, मीडिया के पास एक प्लेटफॉर्म था, उसके जरिए वो शोर मचाता था। शोर हाँ, मचता था तो जालिम एक्सपोज होता था। हम्म, तो जब जालिम एक्सपोज होता है, जालिम तो नहीं चाहता ना कि मैं एक्सपोज हूं, हम्म, करप्ट तो नहीं चाहता ना कि मेरी चोरी पकड़ी जाए। ऐसे ही हाँ भाई, जो आदमी जुर्म कर रहा होता है उसको अंधेरा चाहिए होता है। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा ऐसे ही हूं? मीडिया क्या करता है, करता था, करना चाहिए ये कह लें, मीडिया का किरदार, जर्नलिज्म का किरदार ये है सहाफ़ी का, कि वो हर उस अंधेरे कोने खुदरे में जाके घुसे और हर जुर्म के ऊपर लाइट जला दे। ओ भाई देखो ये हो रहा है, ये देखो ये करप्शन कर रहा है, ये किकबैक खा रहा है, ये ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, ये रिश्वत ले रहा है। हर तरह के जुर्म पे लोग, ये अपनी बीवी को मार रहा है, हर तरह के जुर्म के ऊपर लाइट ऑन कर दे। जब मीडिया ये काम करता है तो इससे लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है। वो कहते हैं यार अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद है, शेरवानी भाई थे हमारे, इमरान शेरवानी जियो ठीक पे, है। वो प्रोग्राम करते थे हम अवाम। यार उस प्रोग्राम ने तबाही मचा दी थी मिनहाज। मुझे लोगों को पता नहीं याद हो नहीं याद हो, वो कहीं खो गए इमरान भाई, अगर वो देख रहे हैं तो इमरान भाई, इट वॉज अ लेजेंडरी प्रोग्राम। इमरान शेरवानी का प्रोग्राम था, इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया हम अवाम, वो माइक लेके निकल जाते थे लोगों में, और लोगों के मसाइल, सड़क पे क्या हो रहा है, मतलब वो एक सिटीजन जर्नलिज्म शुरू किया उन्होंने। यार वो बंदा लेजेंड बन गया 1 साल में, लेजेंड। लोगों के अंदर एक खामोशी थी, एक घुटन थी, उस घुटन को मीडिया ने, सहाफियों ने आवाज दी, उनको सांस लेने का मौका फराम किया। ये काम है सहाफी का। वो पस्त, दबे हुए, घुटन ज़दा मुआशरे के अंदर खिड़कियां खोलता है, लोगों को उम्मीद दिलाता है कि यार जालिम को पकड़ा जा सकता है, और उसके लिए उसको प्रोटेक्शन होती है अपने प्लेटफॉर्म की। इसलिए इस लोगों को समझना ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान में जुल्म को रोकना है, पाकिस्तान में करप्शन को रोकना है, तो एक सेहतमंद ठीक। एक्टिव प्रेस होना ज़रूरी है। इसमें मुझे एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने मुआशी प्रेशर की बात की, जो आपने कहा कि अमूमी तौर पर ही है, ठीक है बिल्कुल ना, और
अमूमी तौर पर दूसरे इदारों के अंदर, दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी जॉब इनसिक्योरिटी का है, लेकिन आपने बताया कि इधर मीडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। बहुत तो ज़्यादा मुझे ये बताएं कि लोगों को यहाँ पर जॉब खोने का फियर ऑफ बीइंग फायर्ड ये इतना ज़्यादा क्यों है? क्या वो खुद नाकारा है इस वजह से, या इदारों की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से उसका ये प्रेशर बढ़ रहा है? वाई ये जो चीज़ है वो इस मीडिया के अंदर ज़्यादा है? मेरा एक शेर है, आप लोग उस पर मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं समझ गया। कुछ शहर दे लोग। कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। हाँ। एक मसला तो टेक्नोलॉजी का है अच्छा। जो भी लेटेस्ट है, लेकिन उससे पहले एक मसला आ गया था, वो था हमारे फाइनेंशियल मॉडल का। मीडिया का एक फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है? दुनिया भर में फाइनेंशियल मॉडल ये है मिनहाज कि 20-25-30% आता है एड से, अच्छा, और फिर बाकी आता है केबल ऑपरेटर्स से, ठीक है। कि वो अपने चैनल को केबल ऑपरेटर्स को डीटीएच प्लेटफॉर्म्स को बेचते हैं, लाइसेंसिंग, लोग उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और वो उसके बदले में वो चैनल लोगों को दिखाता है, तो वो केबल ऑपरेटर से पैसे लेते हैं, ठीक है, बाकी पैसे आते हैं एड से। ऐसा ही है। ये इस तरह का एक मिक्स हो जाता है। पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर्स का रेवेन्यू जीरो है। केबल ऑपरेटर आपसे लेते हैं पैसे, वो चाहे तो किसी भी चैनल को उठा के कहीं भी फेंक दे। अच्छा, और डीटीएच का यहाँ निज़ाम नहीं आने दिया जाता, केबल ऑपरेटर्स को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो केबल ऑपरेटर्स चल रहे हैं, वहाँ से पैसा आने के बजाय जाता है, तो वो दरवाज़ा बंद हो गया 50%। तो पूरा 50% लोड आ गया किसके ऊपर? एड्स के ऊपर। अच्छा जी, एड्स के ऊपर लोड आया तो इकोनॉमी के जो हालात हैं आप सबके सामने हैं। मीडिया का एड स्पेंड पिछले 10 सालों में डिक्रीज ही हुआ है, ख़ास तौर पे न्यूज़ मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ। उसके मल्टीपल रीजन थे। एक तो इकोनॉमिक था, बहुत बड़ा रीज़न, कि मार्केट में पैसा ही नहीं है। 4 ब्रांड हैं एफएमसीजीज़ के, 3 बैंक हैं, कोक है, पेप्सी है, ये 4, 5, 8, 10 एडवर्टाइजर्स हैं, इन्हीं को हर जगह पैसा लगाना है। हाँ, और उसके बावजूद उनके पास नया नया मीडियम भी आ गया है, सोशल अब मीडिया आया है का। ना वो तो, हाँ। लेकिन मैं तो 10 साल की बात कर रहा हूँ। सही। 10 साल से ये 8, 10, 15, ऐसा ही 20 एडवर्टाइजर हैं जो हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, और खिलाने वाले मुंह कितने हैं? अब आप ये देखें ना हाँ। कि चैनल कितने खुल गए न्यूज़ के, 20-25 चैनल खुल गए, आपको और मुझे नाम भी नहीं पता। ऐसे ही। अभी आपने इस पॉडकास्ट की रिसर्च में बहुत सारे चैनल्स के नाम लिए, मुझे नहीं पता थे। अच्छा, यहाँ पे भी कोई काम कर रहा था। सो उन चैनल्स को खिलाने उस एड रेवेन्यू को डिवाइड होने के पूल्स बहुत थे। तो हुआ क्या कि जो 4-5 बड़े चैनल्स हैं, उनके पास व्यूअरशिप का भी लायंस शेयर है हम्म। और एड्स का भी लायंस शेयर है। हम्म। समझ में आती है बात? हम्म। लेकिन वो शेयर कम था। तो अल्लाह खुश रखे हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को, उनको इसमें एक मौका नज़र आया। उन्होंने कहा यार ये मीडिया बहुत शोर करता है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उन्होंने तुम्हारे पैसों की कमी हो रही है, एडवर्ड नहीं है, हमसे ले लो, हम है ना। वो शाहरुख खान की तरह आवाज़ लगाई हुकूमत ने, मैं हूं ना। और फिर एक फॉस्चन बार्गेन हो गई, घोड़े ने घास से दोस्ती कर ली। ये है वो फंडामेंटल प्रॉब्लम मीडिया का, कि मीडिया ने सरकार के इश्तेहारात की बुनियाद पर काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जिसको चेक करना है, रेगुलेटर ने जिसको रेगुलेट करना है, जिसको चेक करना है, उसी को बोला अच्छा मुझे पे करो, मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने क्रिप्टो पे डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो हम लोग जिसमें अलग अलग ट्रेडर्स और एक्सचेंजेस के ऊपर बात कर रहे थे। अगर हम लोग किसी एक्सचेंज से वही वाली बात की, अगर स्पॉन्सरशिप पे इश्तेहार, मतलब उनके इश्तेहार पे बनती, तो क्या हम उनके खिलाफ बात कर पाते? नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम रेस कर रहे हो मिनाज, लेकिन एक गड़बड़ हुई। हाँ। गड़बड़ ये हुई कि समवेयर अलोंग द वे, अच्छा बड़ी सिंपल सी बात है, हाँ। अभी मैं तुमको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमने अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, ठीक है, ऐसे ही। क्या हो रहा है तुम्हारे सामने, कोई सर्वाइव नहीं कर रहा है 1 हफ्ते से ज़्यादा। हम इस चीज़ को मेक श्योर कर रहे हैं कि पार्टनर, ये मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आना। हम इतना टफ इंटर्नशिप प्रोग्राम है हमारा कि एवरेज एक 20, 22, 23, 24, 25 साल का बच्चा है, बच्ची कह रही है नहीं भाई हमसे 2 ना हो दिन पाएगा। मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन भाग रहे हैं, कह रहे हैं यार ये हम आउटडोर भेज रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करो, ये भी करो, ये भी करो। इसका रीजन क्या है? बैरियर टू एंट्री हाई कर दिया मैंने। हम्म।
हमने कहा यार पार्टनर, ये काम है पैशन का, ये काम है सच बोलने का, ये मुश्किल काम है, इसमें आसानी से नहीं घुस सकते तुम। मीडिया ने क्या किया, जब एक्सपेंशन शुरू हुई तो समवेयर अलोंग द लाइन एवरीबडी फॉरगॉट दैट इट इज आल्सो अ बिजनेस। लोगों ने एमएसआर का रिकॉर्ड लगाया, तनकीद की, बिल्कुल ठीक कहा था एमएसआर ने। आई थिंक इट वाज वेरी गट्सी फॉर हिम टू से कि आई हैव अ बिजनेस टू रन। लेकिन ये अलग बात है कि वो कितना एज अ बिजनेस रन होता है और उसमें कितना ज्यादा, वो एक अलग बात है। लेकिन बात उनकी ठीक थी कि भाई ये एक बिजनेस है, लेकिन इसको एज अ बिजनेस देखना खत्म कर दिया लोगों ने। ये एक ऐसी चीज बन गई जो बस चल रही है और इसके कुछ और फवायदे, फ्रिंज बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो फ्रिंज बेनिफिट्स अखबारात की शक्ल में, इश्तिहारात की शक्ल में अखबारात के, या किसी प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, या किसी प्रोटेक्शन की शक्ल में ऐसे अमीर लोगों ने रुख कर लिया। देखिए ना, 2-3 इदारे थे ना आपके जो प्योर ब्रीड सहाफती इदारे थे, जैसे जंग है, डॉन है, नवाए वक्त था, उम्मत बिजनेस रिकॉर्ड आज है। इन 3-4 इदारों के अलावा जितने भी लोग आए, वो बिजनेस वो इसमें किसी और मकसद के लिए आए, ऐसे ही। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इट समवेयर अलोंग द लाइन जब फाइनेंशियल मॉडल ही नहीं था तो इसका बिजनेस सेंस खत्म हो गया। और जब एक चीज का बिजनेस सेंस खत्म हो जाता है मिनाज, तो ये बहुत खतरनाक चीज होती है। और शायद यही कोर वजह है, क्योंकि जब उन लोगों के मेन बिजनेस ये नहीं था, उन लोगों के अपने अपने बिजनेसेस थे जिनकी प्रोटेक्शन ही मेन मकसद था, तो उन्होंने बिजनेस मॉडल को बेहतर करने का शायद सोचा भी नहीं। मिसाल हमारे सामने है कि हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि भाई न्यूयॉर्क टाइम्स, एक चीज़ उनको दिख रही थी कि भाई ये सस्टेनेबल अब नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना वो सब ले गए। अब उनकी सब्सक्रिप्शन होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद $9 समथिंग है, 13 मिलियन सब्सक्रिप्शन है। तो उन्होंने बिजनेस मॉडल को चेंज किया। शायद यही वजह है कि फिर ये जो हमारे जो मालिकान है, उन्होंने बिजनेस मॉडल को इम्प्रूव करने की, क्योंकि वो उससे पैसा ही नहीं कमा रहे थे। और शायद 2 चीजें हो गई इसमें। एक तो ये कि उन्होंने कहा यार ये जो है ना, ये हमारा है एक, मतलब फॉर एग्जांपल एक गार्ड होता है किसी घर में, तो गार्ड की कोई बिजनेस यूटिलिटी तो नहीं होती है ना, गार्ड का कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई बिजनेस मॉडल तो नहीं होता, एटलीस्ट दुनिया भर में तो नहीं होता। समझिए। तो आपको उससे प्रोटेक्शन मिल रही होती है। तो वो मीडिया एक वो गार्ड बन गया कि यार मेरे और काम है, तू बैठ यार, तू खा पी मजे कर, मेरे बाकी मसले हल करा दे। ज्यादातर जगह पे चंद एक को छोड़ के। और एक और मसला हुआ, एक और देखो, एक और जो बड़ा खतरनाक काम हुआ है मैंने आज पिछले 10 सालों में, वो ये हुआ है कि एक स्क्यूड होना शुरू हो गया पेरोल दुनिया भर में होता। अच्छा, इसके बीच में शायद एक चीज़ ये भी हुई है कि जब वो अयाशी का दौर चल रहा था, जब वो सब लोग उसमें आ गए, तो उन्होंने बेतहाशा हायरिंग भी की। और फिर वही आपकी वाली बात, बैरियर टू एंट्री इतना लो था कि चाहे कोई इस खातिर ख्वाह स्किल ना होने के बावजूद सबको एंट्री मिल गई। और अब वो फौज जमा, यार मुझे एंट्री मिली, मैं उसमें शामिल हूँ, मैं बिजनेस ग्रेजुएट, मैं एक अंग्रेजी को उर्दू में ट्रांसलेट करने की एबिलिटी की वजह से जियो के अंदर इंटर्न लगा था। और वहां से मैं सब एडिटर बन गया, और वहां से मैं टिकर ऑपरेटर बन गया, और वहां से फिर मैं आज यहाँ पहुंच गया। अब वो फौज जमा हो गई है, अब इतना सब कुछ हो गया। मैं उनमें से एक हूँ। मतलब मैं कह रहा हूँ कि आई वाज वन ऑफ देम, क्योंकि टीवी की तो कोई आपके पास वही नहीं थी। लेकिन मैं अगर थोड़ा लेटर की बात करें 10, तो लोग क्यों आए। अब देखो मजे की बात सुनो, अब हमने शुरू की बात पहले डिस्कस कर ली थी कि एक इनॉर्मस पावर आया, जियो, एयरवाई, इवन इंडस शुरू में बड़ा पावरफुल था। आज अब तक तो 2006-7 तक ना ये 7-8 पावर हाउस आ गए, जिसमें आज वाज वन ऑफ देम। अब तक नहीं है, बात का है वो, बहुत बात का है। सो यू टॉकिंग अबाउट जियो, एयरवाई, प्रीटी मच जियो, एयरवाई एंड आज, ये 2-3 चैनल। और उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, हिला के रखा हुआ है, शबशबा हम वलवला हुआ हुआ है। दूसरे लोगों ने देखा यार क्या बस काम होना है। 36 लोगों ने देखा यार हम भी तो एक जियो बना लेते हैं, हम भी एक एयरवाई बनाते हैं, हम भी एक इंडस बनाते हैं, हम भी एक आज बनाते हैं। पैसा चाहिए ना, पैसा तो मेरे पास भी है, मैं भी बना लेता हूँ, बंदे खरीदो। अच्छा, मार्केट में कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट थी नहीं, रिसोर्सेज थे नहीं, बंदे खरीदने की जंग शुरू हुई, पैसे वाले लोग इंटर आ गए, उन्होंने कहा चलो यार लेट्स प्ले, वील बाय यू ऑफ। पैसा चाहिए ना, ये पावर मुझे भी चाहिए, ये फेम मुझे भी चाहिए, ये ताकत मुझे भी चाहिए, लाओ मैं खरीदता हूँ। सो हुआ क्या मिनाज कि अनस्किल्ड लोगों के लिए दरवाजे खुल गए कि भाई मुझे खोलना है, चैनल खोलना है, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ऐसे ही सब आ जाओ। और दूसरा, जो लोग जरा काम जानते थे उनके पैसे बढ़े। अच्छा, शुरू में सारे काम जानने वालों के पैसे बढ़े। अच्छा, हाँ, मतलब मुझे याद है कि
2012 में मैं जानता हूँ जिस इदारे से मैं मुंसलिक था उसके आसपास डायरेक्टर न्यूज़ की भी तनख्वाहें 12 लाख 13 लाख 14 लाख 15 लाख आज से 13-14 साल 15 साल पहले हो गई थी, मिल रहे थे इतने पैसे। तो सबके पैसे बढ़े, ठीक है। और ये सिलसिला 13-14 तक चलता रहा। लेकिन फिर जब मार्केट में मंदी आना शुरू हुई तो फॉलो द मनी, पैसे ने अपना रास्ता बनाना शुरू किया। अच्छा, दुनिया भर में ये होता है मिनहाज कि एंकर्स के पैसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, दुनिया भर में होता है। लेकिन बॉटम भी ऊपर आ जाता है साथ साथ ना। अगर इंडस्ट्री के मार्केट के हालात अच्छे होते हैं तो एक जो नीचे लेवल का आदमी होता है उसका भी सालाना इंक्रीमेंट लग रहा होता है, तनख्वाह टाइम पे मिल रही होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं आ जाता है। उस दिन आप मुझे कल ही बता रहे थे ना कि किस बंदा कितने साल से था और उसकी कितनी तनख्वाह थी। वो 18 साल से था और 65,000 की, सबसे सीनियर मेंबर की, उस कोऑर्डिनेशन डेस्क के मेंबर की। मतलब 18 साल से एक जगह काम कर रहा है और वो बढ़ता बढ़ता, बल्कि मैं कहता हूँ सिसकता 65,000 पे पहुंचा। 18 साल, ऐसा ही है। ये अब समझें क्या हुआ ये कि पैसा शॉर्ट हुआ, मंदी आई, सेठ साहिबान ने कहा यार अब मुझे सबसे इंपॉर्टेंट किसको खिलाना, सेहतमंद रखना है। तो नेचुरल सिलेक्शन का एक प्रोसेस हुआ। सेठ साहिबान ने बोला यार बात सुनो, मेरे लिए सबसे ज्यादा शॉर्ट और इंपॉर्टेंट है एंकर, और वो भी सारे एंकर, लेकिन बिलखुसूस प्रोग्राम एंकर। क्योंकि प्रोग्राम एंकर उनका दरवाजा था पावरफुल लोगों के साथ। वो एक करंट अफेयर्स का शो करता था, उसमें आते थे मिनिस्टर, वो एक ताकतवर आदमी बन गया ना। 8 बजे वो फेडरल मिनिस्टर्स को साथ बैठा हुआ है, पार्टीज के हेड के साथ बैठा हुआ है, तो वो सेठ साहिबान का एक इंपॉर्टेंट बंदा बन गया क्योंकि उसका एक बड़ा, उसको पावर कॉरिडोर्स में डायरेक्ट एक्सेस मिल गया। तो उधर एक एबनॉर्मल एलामलस तेजी आना शुरू हुई। मिनहाज खौफनाक नंबर शेयर कर रहा हूं आपके साथ। पिछले 10 सालों में जब एक एवरेज पाकिस्तानी की वेज डिस्ट्रक्शन हुई है, और मेरे ख्याल से 20-25% रह गई है वो 10 सालों में, प्रोग्राम एंकर्स की न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स की तनख्वाहें 400 से 500% बढ़ चुकी है। वाह, ये बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक नहीं था अगर सब एडिटर्स की, असिस्टेंट कैमरामैन की, कॉपीराइटर्स की, ऑडियो इंजीनियर्स की, प्रॉम्प्टर ऑपरेटर्स की और कोऑर्डिनेशन डेस्क वालों की तनख्वाहें भी 200% बढ़ जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये है वो प्रॉब्लमैटिक चीज। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं अगर एक एंकर की मार्केट में वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, एक साहब की है अभी 1 करोड़ 20 लाख रुपए में वो कहीं गए, पूछ मत लेना कौन है और कहाँ गए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब है कि जब टॉप ऊपर मूव हो रहा है और बॉटम नीचे रह गया। इसका मतलब है खलीज क्रिएट हो गई, गैप क्रिएट हो गया। हुआ क्या, अब लोग देख रहे हैं, अब एक साउंड इंजीनियर है, उसका जो एक एंकर था वो खबरें पढ़ता था, खबरें पढ़ने के बाद उसको 3 साल के बाद प्रोग्राम मिला, प्रोग्राम मिल के वो कहीं और चला गया। अब वो देख रहा है, कह रहा है यार मैं तो वही 45,000 रुपये पे हूँ, इसकी तनख्वाह 50 गुना बढ़ गई भाई। ये करता था 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का, मेरे साथ था 75-80 हज़ार रुपये का, ये ले रहा है 20 लाख रुपए अब। अरे मैं रह गया, मैं इतने भी रह गया। फिर क्या हुआ मिनहाज, और ये तुमने नोट किया है, हर किसी ने बोला एंकर बनना है मुझे, एंकर बनेंगे। और कितने ही एंकर बन सकते हैं मिनहाज, ऐसे ही कितने ही एंकर बनेंगे। और आपने एक डेस्परेट लो क्वालिटी क्राउड देखा जो हर कोई, आप देखें, आप यहाँ पे भी हमारे साथ होता है, लोग रफ्तार को आई वांट टू बिकम एन एंकर, और रफ्तार हम कहते हैं भाई हमारा एंकर की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एंकर की कोई वैकेंसी ही नहीं है। सही। सो माय प्रॉब्लम इज, हुआ क्या कि बिकॉज द ऑल द रिसोर्सेज, बिकॉज दे वर लेस, सो दे फ्लोड, उनका बहाव हुआ उस हिस्से में जिसको खून की सबसे ज्यादा जरूरत थी, अकॉर्डिंग टू द विजडम ऑफ द ओनर्स। वो हिस्सा था प्रोग्राम एंकर्स। और अब एक ए और बी टीयर के एंकर की मिनिमम तनख्वाह पाकिस्तान में 40 से 50 लाख रुपए, मिनिमम, ये बॉटम है। सही। इससे ज्यादा भी है लोगों की। 8 सबसे बड़ी टियर नहीं की बात नहीं नहीं करेगा। मैं ए बी, नहीं ए बी दोनों है, उसकी मिनिमम तनख्वाह, सही है। एवरेज तनख्वाह आप लगाएंगे तो 40 से 50 लाख के दरमियान है। अगर ये बात करें तो 7-8 तो मेरे ख्याल से होते होंगे, तो ये तो पता नहीं मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। और मैं ये जानता हूं कि बिलुमूम हमको छोड़ के जो चैनल्स हैं उनके जो, जिस ज़माने में मैं काम कर रहा था तो 800 से ज़्यादा, 900, 1000, 800, 900, 1000 का हेड काउंट है। ठीक है। ठीक है,
और ये जो प्राइम टाइम के करंट अफेयर्स एंकर्स हैं, ये उस हेड काउंट का 1% भी नहीं होते, ठीक है, ठीक है। सही। लेकिन ये 1% एंकर्स, मतलब मैं एक चैनल के नाम लिए बगैर आपको बताता हूं कि उस चैनल का पे रोल है 12 करोड़, और उसके जो ये प्राइम टाइम 8, 10, 11 और ये 2 स्लॉट होते हैं, एक वीकडेज एक वीकेंड, इसके जो एंकर्स हैं, इसकी जो सैलरीज हैं वो 4 से 5 करोड़ के दरमियान पहुंच चुकी हैं। यानी कि 1% ऑफ हेड काउंट occupies or consumes around 40% of the payroll. हाँ, यानी कि एवरेज तनख्वाह आप लगा लें, आप बड़ी सिंपल सी बात लगाएं ना, उन लोगों की एवरेज तनख्वाह है 40-50 लाख, और बाकी जो 800 या 850 लोग हैं उनकी तनख्वाह कितनी है आप एवरेज खुद लगा सकते हैं। ऐसे ही। यानी कि एक जो ये एंकर है हाँ, उसकी वर्थ 50, 60, 70, 80, 100 बाकी लोगों के बराबर है। ऐसा ही है, ऐसा ही। अब सवाल क्या है मैंने हाँ। इसमें, जो शायद तुम पूछोगे, तो वो लोग गैर जरूरी क्यों हो गए? हाँ, ठीक आई है, थिंक दैट इज ऐसे ही, ऐसे ही। इसमें इसमें एक चीज़ मैं जी, और जी। भी लोगों के लिए शायद उनको बताऊं कि अभी कितनी खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग हमारा बाकायदा हम लोगों ने तकलीफ महसूस की। एक तो कुछ हाँ। खबरें आप लोगों ने देखी होंगी कि भाई 150 लोगों को किसी चैनल ने फारिग कर दिया, इतना। वैसे उसके ऊपर ही मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि वैसे तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है कि हम लोग इनको एड्स जो है ना रोक देंगे। हाँ, मैं बताऊं मिनहाज, हाँ, मुझे मुझे इस कौम की, मुझे मुझे पता है बहुत अनपॉपुलर और पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात करने जा रहा हूं मैं। हमारे मीडिया इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला ही है मिनहाज कि हमारे वफाकी वजीर इत्तलात इश्तिहारात की थ्रेड देकर उनके फैसले तब्दील करवा सकते हैं। जब हुकूमत के पास इतनी ताकत इश्तिहारात की सूरत में आ गई है, तो फिर वो को वलीउल्लाह जुनेद बगदादी और राबिया बसरिया नहीं बैठे हुए हैं हुकूमतों में, वो फिर उस ताकत को हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अभी लोग खुश हो रहे हैं, गुड इनिशिएटिव। नहीं भाई, ये कोई गुड इनिशिएटिव नहीं है, बख्शो बिलार मुर्गा बंडा हो जिएगा भाई साहब। हाँ, आप ना हमें बंदे रखवाएं, ना बंदे फायर करवाएं, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। यानी कि मैं इश्तिहारात की बुनियाद पे एक इंडिपेंडेंट बिजनेस को, मैं उसका क्लाइंट हूँ सबसे बड़ा, क्लाइंट इज फोर्सिंग यू अवे। एक दफ़ा बड़ा मशहूर वाक़या हुआ, हमारे एक क्लाइंट ने समा में, जफ़र साहब को अल्लाह जन्नत बख्शे, बड़े अजीम आदमी थे, एक बहुत बड़ा क्लाइंट था, बहुत बड़ा क्लाइंट क्या था, एजेंसी थी। उसके जो मालिक साहब ने एक रिक्वेस्ट कर दी कि हमारे मैनेजमेंट में से किसी आदमी को निकाल दो। और मतलब सब हिल गए कि यार, मतलब उसने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल महसूस किया कि उसने बोला यार फारिग करो इसको, मैं नहीं चाहता ये बंदा, आपका ये बंदा ठीक नहीं। वो तो जफ़र साहब तो स्टैंड ले रहे थे, जफ़र साहब ने कहा नहीं भाई साहब थैंक यू वेरी मच, बड़ा पोलाइटली, लड़ते नहीं थे, ये नहीं होगा, ये किस किस्म की रिक्वेस्ट का, आप मत दे इश्तिहार। उसने बंद कर दिया इश्तिहार। लेकिन ये भाई, तो फिर वो कुछ भी करेगा ना। अगर आप मुझे आज बोल रहे हैं कि 70 बंदे में वापस रख लूँ, तो फिर मैं कल को कुछ भी करवा लूंगा आपसे। ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ऐसे ही। और ये इतनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है। देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो डॉन का मौक़िफ़ है ना, डॉन जैसा इदारा, अक्सर लोग ये तनकीद करते हैं डॉन पे, मैंने देखा, इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी क्लैरिफाई इट। ज़फ़र अब्बास साहब से वो जो अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे बातचीत हुई, उन्होंने समझाया कि देखिए 2 तरह के इश्तिहारात होते हैं। एक होते हैं वो टेंडर और उस तरह के जो कोटेशन टेंडर के इश्तिहारात लगते हैं, वो लीगली बाउंड है हुकूमत कि उसमें अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन डिस्ट्रीब्यूट करे एड्स, ठीक है, यानी क्योंकि जो उसका मकसद ही नंबर वन है आवाम उसको तक। उतना अच्छा। तो अगर डॉन की सर्कुलेशन इंग्लिश पेपर और इंग्लिश में उसको छापना है, तो सही है। सबसे पहले नंबर पे डॉन है, ठीक है। उसके बाद कोई है ही नहीं, और आप उसको नहीं दे रहे, तो आप एक काम गलत कर रहे हैं। उसका हक है वो मिलना कानूनी तौर पे। एक तो वो इश्तिहारात हैं। दूसरे इश्तिहारात वो हैं जो हुकूमत अपने प्रेरोगेटिव से देती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है हुकूमत ना दे। लेकिन ये इश्तिहार रोकना उनका हक नहीं है, क्योंकि ये मिलना डॉन का हक है बिकॉज द वर्च्यू ऑफ इट्स सर्कुलेशन। तो एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो यस आई थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इश्तिहारात की थ्रेड देके किसी को नौकरी पे रखवा सकते हैं, तो फिर निकलवा भी तो सकते हैं। ऐसा ही है। जो निकलवाते भी तो हैं, वो क्यों निकाल देते हैं? आप इसको पलटें, कितने ही सहाफ़ी इस वक्त नौकरियों से निकाले जा चुके हैं। ऐसा ही ये है। कोई हेल्दी बात नहीं है। इस तरह का इन्फ्लुएंस विफाकी हुकूमत का होना कोई हेल्दी बात नहीं है हमारे मीडिया के लिए। बहुत मुझे हैरानी होती है, लोग इस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि वो
जो कि बहुत गलत अमल है, लेकिन अब इतना बुरा हाल है कि बचा बचा के कितने बचा सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग जो रिसर्च कर रहे थे, अगर मैं वो बताऊं जी तो वो जी एक तकलीफ दे है भाई, जी कि एक आध दो चैनल को छोड़ के तकरीबन सब चैनल्स की मिनिमम, अगर कम से कम भी बात की जाए तो एक एक महीना सैलरी डिले है। ओ एक यस एक महीना, ये मैं मिनिमम बात करूं। अभी हम बहुत लोगों ने बहुत कल ज़्यादा आपके सामने फहरिस्त मैंने शेयर की, दो दो महीना, तीन तीन महीना, इवन जो कुछ मर्ज भी हो गए वो भी 2 महीने से चैनल्स अभी तक उनकी, वो लोग वेट कर रहे हैं कि भाई फेब्रवरी की तनख्वाह हम्म अब आए, वो हम्म अभी तक नहीं आई। हम्म इस तरह की चीज़ें हैं, फेब्रवरी की या मार्च की, दो दो महीना डिले, मतलब तबाही। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हाँ, आप कर रहे हैं, हाँ, यानी कि हालात इतने ख़राब हैं ऐसा ही है। कि आप तनख्वाह वक्त पे नहीं दे। अच्छा, कुछ इदारों का तो ये डीएनए का प्रॉब्लम है, मैं बड़ा सही बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। आई हैव बीन एन एम्प्लॉय ऑल माई लाइफ, हम्म, नौकरी की है ना 20 हम्म, साल, अभी अपना काम कर रहे हैं। जफ़र सिद्दीकी ने, मैंने 15-17 साल जफ़र साहब के साथ काम किया है, एक दिन एक महीना सैलरी डिले नहीं हुई, हम्म, और हमारे पीछे कोई और कारोबार भी नहीं थे जफ़र सिद्दीकी के पीछे। उनका प्योरली, उनका कोई ना फ़ायदा उठाते थे ना कुछ करते थे, वो इसको एज अ चैनल चला रहे थे। हम्म, फिर भी ही पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। हाँ, हम कोई बहुत ऑब्नॉक्शियस सैलरीज नहीं देते थे, हमने कोई बहुत ओवर हायरिंग नहीं की हुई थी, लेकिन हम उसको कोशिश करते थे कि जिसको रखा हुआ है उसको इज्जत के साथ रखें। ऐसे ही है। सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके हालात ऐसे नहीं है, हाँ, ये बहुत अगेन अनपॉपुलर, पॉलिटिकली शायद इनकरेक्ट बात मैं करने जा रहा हूं। मेरा आज एक सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हम राज़िक हैं? हम्म, कल मैंने आपसे वो एक वाक़या पूछा ना, हम्म, मुझे सियाक़ो सबक याद नहीं है, किसी नबी का या बुज़ुर्ग का वाक़या है ऐसे कि ही। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, मैं आपकी मखलूक को खाना खिलाना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत खाने को है, मैं दस्तरखान सजाऊंगा और आपकी मखलूक को भेजें आप मेरे पास, हम्म, मैं उसको खाना खिलाऊंगा। और वो बहुत बड़ा बादशाह था जिसने ये ऐलान किया। दरिया किनारे दस्तरखान लग गया, मीलों सैकड़ों मील लंबा दस्तरखान। उन्होंने बोला भाई ठीक है, अल्लाह ने कहा रेडी, भेज दूं। और ये सालों जमा हुआ है खाना, सालों जमा हाँ हुआ है ऐसा ही खाना, है। खाने का दस्तरखान लग गया। उन्होंने, बादशाह ने कहा कि अल्लाह भेजें आप अपनी मखलूक को, मैं रेडी हूं, मैं तैयार हूं। अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, हम्म, वो आई और एक निवाले में सारा खाना खा के चली गई। बात समझाने के लिए कर रहा हूं, इस पे आप इस बात पे तंज मत कर दीजिएगा कि मैं कोई कहानी सुना रहा हूं, मैं समझाने की बात कर रहा हूं। ऐसा ही है। हमारा काम नहीं है रिस्क देना। हम्म, जब आप एक इदारा खोलते हैं तो आपका एक काम होता है कि उस एक कामयाब इदारा चलाना, हम्म, जिसका जो कोर पर्पस है वो करे। वो कोर पर्पस कामयाबी से होगा तो उसके अंदर काम करने वाले तमाम लोग भी खुशहाल होंगे और ग्रो करेंगे। जब वो इदारा ग्रो नहीं करेगा और वो काम ठीक नहीं हो रहा होगा तो वो लोग भी काम नहीं करेंगे। ये अलग अलग नहीं हो सकता कि इदारा बहुत ताकतवर हो और सेहतमंद हो, इंडस्ट्री से जा रही हो और लोग खराब हो जाएं, या लोग बहुत सेहतमंद हो और इदारा खराब हो जाए, नहीं होगा, ये साथ चलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझने की है कि अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ना लें आप। यानी हमारी वो बात जो की जाती है कि भाई ठीक है, हाँ हम लोग एक महीना सैलरी डिले तो दे रहे हैं, 2 महीना डिले है, लेकिन भाई कम से कम दे तो रहे हैं। वो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो ये तो ये लोग जितने, भूखे मर जाएंगे, हाँ इनके जो चूल्हे चल रहे हैं ये 1,000 लोगों का, भूखे मर जाएंगे ना। हाँ नहीं इनका क्या मरेंगे, होगा। नहीं मरेंगे। हाँ, खुदा का खौफ करे। माँ के पेट में जो रब खिलाता है, हम्म, उस वक्त हमने पीएचडीज किए हुए होते हैं, इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग की तालीम पढ़ी हुई होती है। 3 अंधेरों में बच्चों को खिलाता है अल्लाह ताला, खिलाता है ना। वो एक पूरे नौजवान आदमी को, पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता इंसान को भूखा मार देगा। वो बोला नहीं 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 यार फरहान मलिक, तुम खाना खिलाओ इसको। फरहान मलिक खाना खिलाएगा तो ये जिंदा रहेगा वरना मर जाएगा। ये किस तरह की सोच है? ये तो मुझे इतना प्रॉब्लमेटिक सोच लगती है, और ये सेट कल्चर की निशानी है हमारे मुल्क में। यार तुम खबरें देखो, अभी लोग बोलेंगे मैं वेस्ट की एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन दुनिया के सबसे कामयाब कंपनीज सिलिकॉन वैली में इस वक्त चल रही ऐसा ही है, है। ठीक है। अभी ऑरेकल ने, गूगल ने, मेटा ने, सब ने लोग फायर किए, मैटर तो करते रहता है, करता रहता है। ऐसे ही। वो काम देखते हैं अपना, यार काम चलेगा, इन लोगों का काम नहीं है। ये नेचुरल सिलेक्शन के खिलाफ है। जब आप किसी एक चीज को उसके सही माहौल में नहीं रखते, वो चीज नहीं चलती। हमारी कॉलोनी में ना एक मखसूस तरह के दरख्त लाके लगा दिए, शोपीस। जब वो दरख्त लाके लगाए गए तो मैंने पहले दिन बोला, मैंने कहा ये हमारा कराची के एनवायरनमेंट में नहीं चलेगा, ये दरख्त करोड़ों रुपए के दरख्त आए पूरे बड़े बड़े खरीद के। खैर जी,
नहीं 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 नहीं, खूबसूरत लगेंगे। सारे दरख्त सूख गए 6 महीने में, तबाह हो गए करोड़ों रुपए। क्यों? उसका नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं था वो सरवाइव करने का। एक दुनिया में एक चीज़ है जिसे नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अपने ऊपर ये लोड मत उठाएं आप कि मैं कुदरत के निज़ाम में, हाँ उसको ख़राब ना करें, निज़ाम को ख़राब ना करें। आपकी एक जिम्मेदारी है, आप जिस आदमी को अपने पास रखते हैं उसको पूरी इज्जत के साथ वक्त पे अच्छी तनख्वाह दें, और उतना ही लोग रखें जितना काम है। नहीं समझ रहे? या आपके इख्तियार में काम इतना क्यों बढ़ा रहे हैं आप? क्यों बढ़ा रहे हैं आप काम? अगर आपका वो काम, अगर आपके वो लोग जो उस काम को कर रहे हैं उनकी तनख्वाह का पैसा वो जनरेट नहीं कर रहा कि 30 तारीख को पैसे आ जाएं, तो आप काम क्यों बढ़ाते हैं भाई? काम कम कर दें। बड़ा सिंपल सोल्यूशन बता रहा हूं भाई। मुझे एक बिल्डिंग पे काम कर रहा हूं मैं, उस बिल्डिंग को मुझे काम करने के लिए, एक कमरे का घर बनाने के लिए 4 मजदूर चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ यार मैं इसको ना प्लाजा बनाऊंगा, मैंने 400 मजदूर हायर कर लिए। अब 400 मजदूर को पैसे देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। अब सब रो रहे हैं पैसा खा गया, पैसा खा गया, पैसा खा गया। क्यों भाई? तू 2 कमरे का फ्लैट बना ले। क्यों बना रहा है तू 4 मंजिल का प्लाजा? ना बना। बड़ी सिंपल सी बात है। आप और फिर क्या करते हैं? हम नौकरियां देते हैं। ओ भाई, ये जुमला कैसे निकलता है यार मुझसे। भाई तुम काम करो, एफिशिएंट बिजनेसेस रन करो। बिजनेस ओनर्स का दुनिया में एक ही काम होता है कि ईमानदारी के साथ एफिशिएंट बिजनेसेस चलाओ, ग्रो करो, ऑटोमेटिकली जॉब प्रोड्यूस होंगी। ये जॉब प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेसेस नहीं होते, बिजनेस होता है उसमें जॉब्स निकलती हैं। अभी आपके पास राइड हेलिंग का बिजनेस है, 10 साल पहले था ये? कुछ नहीं था ना, खुद ब खुद जॉब्स क्रिएट हो गई ना, हो गई। लोग भाई, लोग खुद, टैलेंट खुद फ्लो करता है उस तरफ जिस तरफ अपॉर्चुनिटी होती है। सही। आप एक अननेचुरल, यार मुझे एक बात बता मिनहाज, आज तुम जाओ न्यूज रूम्स में, और तुमको ये बात पता है, बल्कि तुम भी अपना एक वाकया मुझे सुनाना चाह रहे थे, और जाके पूछो कितने लोग एआई के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही है, मैं अभी इस पे आता हूँ, बल्कि इस पे उसी जरा बात। क्लॉड की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पूछो, जरा पूछो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकती है आपके लिए। ऐसे ही है। मैं बता रहा हूं, कख नहीं पता होगा लोगों को, उनको जरूरत ही नहीं है भाई साहब। एक ऐसी इंडस्ट्री जो डिस्कनेक्टेड हो चुकी है, अच्छा पैसे से डिस्कनेक्टेड है, आवाम से भी डिस्कनेक्टेड हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो चंद ताकतवर लोगों के लिए ऑपरेट कर रही है, चाहे वो उसके अंदर के हों या बाहर के। तो फिर नीचे वाले तो मारे ही जाएंगे ना। कमिंग बैक टू दैट अच्छा, अब उसमें मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, इदारों की बहुत बात होगी, लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने अपनी भी इंटर्नशिप की बात की कि आपका भी करियर का आगाज़ वहीं से हुआ था। सारा जो वो है ना, कुछ शहर दे लोग जालिम, वही वाली बात कि सारा कसूर जो है वो इदारों का दोबारा इसलिए नहीं है ना, क्योंकि जैसे आपका केस है, आपने ग्रो करना चाहा तो आप उस चीज़ से निकल के आपने ये करना, आपने दूसरी चीज़ ट्राई की, तीसरी चीज़ ट्राई की, चौथी चीज़ ट्राई की। अब वही वाली बात जो मैंने उस दिन कल मैं आपको बता रहा था कि जिस शख्स की कोऑर्डिनेशन डेस्क के ऊपर एक बड़ा, अच्छा ये कोई छोटा चैनल नहीं है, छोटे चैनल मतलब छोटे चैनल से मुराद थोड़ा सा जो उसका सेकंड थर्ड ईयर के जो चैनल हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, बिल्कुल 8 ईयर चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर 18 साल काम करने के बाद उस शख्स की तनख्वाह थी 65,000 रुपये, ठीक है। और उसकी जो अभी जो बेसिक जो मिलती है, अगर कोई बंदा अभी अपॉइंट होगा तो उसकी 35,000 होगी, ठीक है। मैं ये चीज़ अगर वही, अच्छा ये ऑफ़र हुई थी मुझे, वो सेम जॉब हुई थी, इसके अलावा एक मॉर्निंग शो की स्क्रिप्टिंग उसी चैनल के अंदर, और एक जो रात के 11 बजे शो आता है, बहुत पॉपुलर एंकर। अब आपने शायद बता दिया। हाँ ठीक है, तो सेम चीज़ है ना, मेरे पास ये 2-3 ऑप्शंस थे, कोऑर्डिनेशन डेस्क और ये सब कुछ। मैंने वो नहीं किया, वो मैंने क्यों नहीं किया वो अभी मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन मैं उस शख्स की ज़हनियत की मैं बात करूँ, अगर मुझे कोऑर्डिनेशन डेस्क की जॉब मिल भी जाती, मैं कर लेता, तो मैं 8 घंटे करने के बाद घर जाकर 1 घंटा फोटोशॉप, प्रीमियर, कोई सा भी मैं टूल सीखता। अच्छा, क्योंकि कोई बंदा चैनल के अंदर होता है ना, उसके लिए बहुत आसान होता है। वो जाएगा अपने हेड को बोलेगा सर मैं ना वो चीज़ करना चाह रहा हूँ, मुझे ग्राफिक डेस्क पे डाल दें, मुझे एडिटिंग डेस्क पे डाल दें। अच्छा, उस चीज़ की तनख्वाह आज ही बेसिक जो है ना वो 55 या 60,000 रुपये है, जिसकी 18 साल। तो मेरी अगर मैं उसमें भी होता तब भी मैं 1-2-3-4 महीने के अंदर वो 50,000 रुपये पहुँच जाता। आप अपना इंटर्नशिप से आगाज़ करके ये छोड़ के वो छोड़ के आगे ग्रो करना चाह रहे हो, तो कुछ तो लोगों का अपना कसूर भी मिनाज, नहीं है। अल्लाह से बड़ा रहीम कोई है? अल्लाह से बड़ा रहमान कोई है? हाँ। कोई नहीं है। अल्लाह ताला लोगों को मुश्किलात से क्यों गुजारते हैं? अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मुश्किलात से किसको गुजारा? अंबिया को। अंबिया अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब,
सबसे ज़्यादा मुश्किलात अल्लाह ने अंबिया पे डाली, हाँ, आजमाइशें ऐसा ही अंबिया पे डाली। एक आयत दिमाग में आ रही है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, के मुश्किल के साथ मुश्किल के साथ आसानी। हाँ, बात ये बहुत चलनी इंपॉर्टेंट बात चाहिए। है, समझो। प्रोटेक्शन का जो, कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, धूप से हाँ, बचाऊंगा, हाँ, आग से बचाऊंगा, हवा से बचाऊंगा, ये एंटी ग्रोथ फार्मूला है। हुँ, मैं लोगों की नौकरियां बचा रहा हूं, हुँ, नहीं बचा सकते। ठीक है। आप एक तूफान के आगे बंद नहीं बांध सकते। पिछले 7-8 सालों में एक तूफान आया है ग्लोबल मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, हुँ, आप बंद नहीं बांध सकते। आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो आपको बहा के ले जाएगा। फिर यही होगा जो हो रहा है। हुँ, मैं तुमको सही बताऊं, आई स्पोक टू द प्रेजिडेंट्स ऑफ वन ऑफ द प्रेस क्लब्स ठीक है। रिसेंटली। मैंने इनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मैं एज रफ्तार बुला लें बच्चों को, यंगस्टर्स को, जर्नलिस्ट को, मैं बात करना चाहता हूं उनसे। यार मिनहाज, जफर अब्बास साहब ने एक बात बोली हुँ, हुँ, उसमें, हुँ, जो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की। मैंने कहा सर ये थोड़ा सा हालात बदल गए। उन्होंने कहा कि यार देखो, हमने पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारासाई के, पेर या खुदाई के। हुँ, उन्होंने कहा पहले भी तो हालात गुजरे हैं, जिया, ये मुशर्रफ, हम भी बाउंस बैक। मैंने कहा बॉस एक चीज फर्क है, पहले रिपोर्टर्स 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के मुंह खाने के आदी नहीं थे। हुँ, वो बेचारा प्योरली पैशन की बुनियाद पे आता था, उसको खबरें करने का शौक होता। और वैसे लोग आज भी हैं। सम ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल जो अभी चैनल्स के हेड्स हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आई नो, जिसमें यू नो नाम लेने में ज्यादती हो जाएगी, किसी का लूंगा किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों में आज भी वो खबर का पैशन है कि मैं उनको, मेरी अब उनसे क्या वो है, लेकिन मैं किसी खबर के लिए बोलता हूँ तो अरे हाँ यार ये भी हो सकता है, ये हाँ इस पे इस तरह क्यों नहीं सोच। उनके अंदर वो दरिंदा जिंदा है ना खबर का, भूख प्यास बाकी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 80s में शुरू किया, लेकिन हुँ, ये वो लोग हैं हुँ, जिन्होंने 80s में हुँ, शुरू किया, जो प्योर इंटेंशंस के साथ सहाफत में आए थे कि यार एक्टिविज्म है, हुँ, एक्टिविज्म कॉमरेडरी है, एक्टिविज्म है। वो लोग तो आज भी वो अपने सीनों में लिए घूम रहे हैं। लेकिन जो लोग पार्टनर 2005 के बाद आए हैं ना, 7 हाँ, 8 10, उसमें मेजॉरिटी चमक देख के आई है। तो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ और व्हेन द शिट हिट्स द फैन, हुँ, हुँ, यू हैव नोवेयर टू रन। आप जब जिस चीज के लिए आपका पैशन नहीं होता ना, फिर आप उसके लिए रगड़ा भी नहीं खाते। फिर आप क्या करते हो, सरेंडर कर देते हो, हुँ, फाइट नहीं करते हो आप। हुँ, क्योंकि आप बोलते हो ठीक है, नौकरी लगी हुई है। 2 तरह के लोग थे, एक तो नौकरी ढूंढने आए जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिल हुँ, सकती थी। हुँ, हुँ, सच बता रहा हूँ, हुँ, पाकिस्तान के अंदर ये हुआ है। मतलब मिनहाज, आई लव देम, अ लॉट ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स। टीवी चैनल्स में आज भी एक नौकरी है कि प्रॉम्प्टर ऑपरेटर की। पता नहीं सब में है या नहीं है, कुछ चैनल्स में तो है, मुझे पता है। वो सिर्फ बेचारा चक्का घुमाता है ताकि एंकर खबर पढ़ ले। क्लॉड, जेमिनाई, ग्रॉक के दौर में देयर इज अ पर्सन हु इज गेटिंग पेड टू डू दैट। उसकी तनख्वाह के अंदर 10 ग्रॉक, क्लॉड और जेमिनाई की मेंबरशिप्स आ जाएं। 20 दिन मैंने खुद ने पता है क्या काम किए? मैंने ये काम किया है कि जो रमज़ान के अंदर जो नीचे सबसे नीचे टिकर होता है ना, उसके ऊपर एक आता है 5-6 बजे से ना नमाज का इफ्तार की टाइमिंग शुरू होती है ना, इफ्तार के ठीक है टाइम ना? अब उसका पता है टोटल काम क्या है कि जब इश्तिहार ख़त्म हो जाए और वो न्यूज़ ऑफ शुरू हो करना। जाए तो वो बटन दबा के ऑन होगा, हाँ। और जब वो इश्तिहार आने वाला होगा बटन दबा के इस ऑफ चीज का होगा। एक काम है, हाँ, बस ये टोटल यही काम है, ये काम है उसका। बस और कुछ काम मैं नहीं। कह रहा हूँ, हाँ, तो अगर आप ये काम कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको शायद बुरा लग रहा हूँ इस वक्त, लेकिन आप सुने, आंखें खोलें एंड स्मेल द कॉफी, हालात देखें। ये कोई काम नहीं है आजकल के दौर में। ये अगर आप इस तरह के कामों के साथ खुश हैं, आपके, मैंने तो मिनहाज, ये तो बहुत, मैं जीरो लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल की बात करता हूँ। और सिर्फ मीडिया नहीं, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां पे ये ऐसे हो ही। रहा है। द न्यू रिटायरमेंट एज इज 40। आप 40 साल में रिटायर हो जाएंगे हुँ, और फारिग घर बैठ जाएंगे अगर आपने अपने आप को रीस्टार्ट नहीं किया। 40 साल में पिछले 20 साल का तजुर्बा लेके आप दफन करें उसको और दोबारा इंटर्न के तौर पे उड़ जाए। अगर आपने ये नहीं किया हुँ, तो अगले 25 साल या तो आप किसी सेठ के रहमो करम पे होंगे, हुँ, ठीक है, कि वो आपको बगैर इंक्रीमेंट के, यार, और वो किस तरह आपको बताए कि आप अनवांटेड हो, वो आपको टाइम पे तनख्वाह नहीं दे रहा, वो आपका इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, वो आपका इंक्रीमेंट का ऐलान करके भी इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। उस पे हमारी बहस हो गई। उस पे हमारी बहस हो गई, तुम लोगों ने बोला था मैंने कि बोला हुआ कि है। कैसे हो सकता है हाँ, कि लेकिन- ऐलान हाँ, हुआ कि ना हुआ? ठीक है हाँ, ना। लेकिन आप कह रहे हो नहीं नहीं, शी लव्स मी। नहीं नहीं भाई, आप अपने आप को इतना कम वैल्यू क्यों बना रहे हो यार? आप इतने किसी और इंसान, इतनी डिपेंडेंसी रब पे रखो अपनी,
किसी इंसान किसी सेट पे मत रखो यार, खुदा का वास्ता अपने आप की इज्जत करो। जब अपनी इज्जत नहीं, इज्जत कैसे होती है अपने आप की? डिल्यूजनल नहीं होना चाहिए, कॉम्पिटेंसीज है। जब तक आप कॉम्पिटेंट नहीं होंगे मिनहाज, इंसान अपनी इज्जत खुद नहीं करता। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होती है, आप सबसे पहले अपनी इज्जत करना खुद शुरू करते हैं। और जब आप अपनी इज्जत करना खुद शुरू करते हैं मिनहाज, हाँ। तो किसी और को खुद को बेइज्जत नहीं करने देते। नहीं समझे? वैसा ही है। बड़ी सिंपल सी बात है। तो भाई वो उसका जो भी रीजन है, उसका एक मिसप्लेस सेंस ऑफ वर्च्यू है कि मैं 4000 घरों का राज़िक हूं। मैं कह रहा हूं वो अपने कुफ्र में सच्चा है। ऐसा ही है। वो वाकईतन ये समझता होगा बेचारा, और फिर वो कोशिश भी कर रहा होगा वो करने की। मैं उसको नहीं जज करता उसकी से, हालांकि मैंने उस बारे में भी कह दिया कि आपका काम ये नहीं है। लेकिन भाई तू तो देख, तेरे घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, तेरे हाँ। बच्चों की तालीम सही नहीं हो रही, तू सही खुद है। ग्रो नहीं कर रहा, तुझे आगे कोई रोशनी नजर नहीं आ रही। अल्लाह का वास्ता यार, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। नो से फॉर गॉड सेक, आप अपने ये लोग समझ क्यों नहीं पा रहे? मैं एक मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब मैं वहाँ पे था ना, तो हालांकि 3 ऑफर थी। मैंने बोला था अगर ये कल को चैनल बंद हो जाएगा तो जो काम मैं यहाँ पे करूँगा, या तो मैं आवाज़ दूंगा कि भाई ये खबर आपने उठा ली कि नहीं, ये काम था। ये दूसरा काम भी था कि भाई आपने गैस को लाइन अप कर दिया। अगर ये चैनल बंद हो जाएगा तो मैं इसकी कोई स्किल नहीं है जिससे मैं पैसे कमा सकूंगा। आपको पता है, फिर मैं 8 ईयर चैनल से मैं दूसरे चैनल चले गया, फिर सोशल मीडिया की ऐसी स्किल सीखी जिससे हम लोग ऐसे भी कमा। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये लोग सेंस क्यों नहीं कर पा रहे? क्या सकत का मसला है ही नहीं? क्या मसला? नहीं, ये हमारे सिस्टेमिक प्रॉब्लम है। हाँ। सेट कल्चर। ये वो मुल्क है जहां 25 साल से स्टील मिल बंद है, 15 से 20 साल से, हाँ, ऐसे और उसके लोगों को तनख्वाहें मिल रही हैं। तो भाई ये मीडिया भी ना एक स्टील मिल, एक पीआईए टाइप की मखलूक बनता जा रहा है सही। कि लोग, और इसको लोग कहते हैं ये नहीं तनख्वाहें मिलनी। अरे भाई क्यों मिले तनख्वाह? किस बात की तनख्वाह? काम होगा। एक कुदरत का उसूल है ना। लेकिन वो इसमें एक चीज़, मैं इधर की बात नहीं कर रहा, अमूमन मैं सुनता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि भाई आप अल्लाह के साथ बिज़नेस करो, मतलब आपको अगर बिज़नेस बढ़ाना है तो आप एक काम करो, अल्लाह के साथ बिज़नेस करो। उससे ये होगा, आप ऐसा कुछ करो कि जिससे जॉब्स क्रिएट हों। उससे क्या होगा, आपके रिस्क में भी इजाफा होगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी जगह भी ये काम तो उस तरह से तो ठीक है ना कि लोगों का जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अच्छा, ये वाली ये जो पॉइंट इसको कैसा दिखता है कि आप अल्लाह के साथ बिजनेस करो तो आपका भी इजाफा होगा। वो जो कहा जाता है एक खर्च तो करो, लोगों पे खर्च करो तो आपका बढ़ेगा। वेरी गुड। एक तो फंडामेंटली ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा। चैरिटी और बिजनेस फंडामेंटली दो अलग चीज़ें। आप बिजनेस से पैसा कमाते हैं, फिर उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। ऐसा ही है बिजनेस। वो कहते हैं ना, बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की मिसाल लेते हैं। बिजनेस में आपको ईमानदारी से काम करना है, इंसाफ करना है। ईमानदार ताजिर जाएगा अर्श के साए के नीचे। कौन सा ताजिर अल्लाह के साए के नीचे है? ईमानदार। ईमानदार ताजिर। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला ताजिर क्यों नहीं कहा? ताजिर के लिए अल्लाह को क्या चाहिए? ईमानदारी। ईमानदारी, ऑनेस्टी, अच्छा काम, सुथरा सौदा, ये चाहिए ताजिर को। ये काम करना यानी कि उसको अपने कोर बिजनेस के ऊपर एक्सेलेंट काम करना है। ठीक है, अब पहले तो ये बात क्लियर हो गई, और फिर उससे जो पैसे जनरेट होंगे उससे अल्लाह की मखलूक पे खर्च करना है। लेकिन पहले वापस इस पे आते हैं, कोर बिजनेस में बेहतरीन काम जनरेट करना है। ओके, अब आपके पास एक पोजीशन है, उस पोजीशन पे आपने एक अनडिजर्विंग अकरबा परवरी नेपो बेबी को रखा हुआ है, जो आपको सलाम बहुत जोर से ठोकता है सुबह शाम। काम की वजह से नहीं है, उसकी आपको शायद ज़रूरत भी नहीं है। उसकी जगह आप एक और बंदा ला सकते हैं ना, जो किसी और डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करे आपके बिजनेस के लिए। लेकिन आप नहीं लाते, आपने उसी को रखा हुआ है। तो जो नई जॉब क्रिएट होनी थी उसका क्या हुआ? हर एक शख्स जो उस जगह बैठा हुआ है, जो वो डिजर्व नहीं करता, वो किसी डिजर्विंग आदमी की जगह खाता है। एग्री करते हैं इस बात से? ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस थे, अगर 7 जजेस खराब आ गए तो जजेस तो 17 ही है ना भाई। तो बाकी वो किसी अच्छे जजेस की जगह पे आए ना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 जजेस चले गए, समझ में आ गई बात आपको? तो हर वो शख्स जो अनडिजर्विंगली विदाउट एफर्ट किस जगह बैठा हुआ है, वो किसी अहल और काम वाले आदमी की जगह खा रहा है। तो एक तो ये इंसाफ नहीं है, हाँ। ईमानदारी नहीं है कि मुझे पता है कि मिनहाज की जगह कोई मिनहाज से बहुत अच्छा बंदा बैठ सकता है और वो डिजर्व करता है ग्रो करना, लेकिन मैंने मिनहाज को इसलिए इस जगह पे बिठा दिया कि मिनहाज से मेरे साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे। हाँ, एक तो ये इस लिहाज से गलत है।
और दूसरा ये कि ये तो काम हो गया। इवन चैरिटी के अंदर मिनाज अल्लाह ताला ने हमें बहुत एक कैटेगोरिकली बताया है, मेरिट पे हमको स्पेंड करना है। ज़कात का क्राइटेरिया नहीं है, किस पे ज़कात क्यों है? अल्लाह से ज़्यादा आपको पता है, रहम है आपके अंदर। अल्लाह ने ज़कात का क्राइटेरिया बता दिया है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अल्लाह ने वरासत का क्राइटेरिया बता दिया है, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अल्लाह से ज़्यादा आता है आपको ज़्यादा समझ है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं लांडी जेल में था, बाय द वे लांडी जेल एक अजीब जेल है, पहले भी लोग भाग गए थे, अभी वो नवीद पोल का भी भाग गया, हम नहीं भाग सके। खैर, तो लांडी जेल में जब मैं था तो हमारे साथ वो मुशक्कती थे, तो वो मुशक्कती से मैंने एक दिन हम तो गप लगाया, तो मैंने औरंगी टाउन का लगा था, उसने मैंने पूछा कि किस केस में अंदर हो? उसने कहा ड्रग्स के केस में अंदर हो। तो उसकी जमानत नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कितनी जमानत है? कह रहा है 5,000 रुपये। मैंने कहा 5,000 रुपये जमानत है और कब से हो? कह रहा है 2.5 साल हो गए। मैंने कहा 2.5 साल से तुम कैद बामुशक्कत में हो और घर वाला कोई 5,000 रुपये जमा नहीं कर रहा? कह रहा है नहीं सर, नहीं कर रहा सर, देखें बड़ा जुल्म है। अच्छा, मुझे आ गया तरस। मैंने कहा यार मैं तेरे पैसे दे दूंगा, अभी तू, मैंने उसको 1,000 रुपये दे दिए। हमारे साथ एक खान साहब थे हमारी बैरक में, वो वहाँ पुराने मेहमान थे, 3-4 साल से थे, इन एंड आउट सब जानते थे। वो एक एक बंदे का उनको दूसरी बैरकों का भी पता था, एसएसपी क्या खाता है सब पता था उनको। उन्होंने मुझे बोला फरहान साहब आपने इसको पैसे दिए है कल? मैं बड़ा हिल गया। मैंने कहा खैरियत? मैंने कहा क्यों? कह रहे इसने नशा किया रात को। फिर मैंने कहा जेल में? कह रहा जेल में क्या नहीं होता है, सब होता है। मैंने कहा जेल में इसको पुड़िया मिल गई? कह रहा मिल गई। 2,000 रुपये। मैंने कहा है? कह रहे आपको क्या लगता है मजलूम है? मैंने कहा यार मुझे लगता है मजलूम है। कह रहा 5 दफा अंदर से बाहर जा चुका है, फिर आ जाता है। घर वालों ने इस वजह से नहीं छोड़ा हुआ है अंदर कि 5,000 रुपये नहीं है उनके पास, उन्होंने इस वजह से छोड़ा है फिर पैसे देंगे, फिर ड्रग्स करेगा, फिर बेचेगा, फिर पकड़ा जाएगा, फिर स्ट्रेस होगा, फिर जेल में आएगा। वो 5, 7, 8, 10 दफा इसको बचा चुके हैं, तो काम हो चुका है। आप इसकी किस्मत नहीं बदल सकते, ये खुद अपनी किस्मत बदलेगा अगर उसको बदलनी होगी तो। ये यहाँ पे भी मुशक्कत करके पैसे वैसे जमा करके 5,000 कर सकता है, ये नहीं करता। ये आपने 1,000 दिए जमा कर लेता, ये किसने रात को पुड़िया मंगा ली उसकी, इसको नहीं निकलना बाहर। यू कांट चेंज हिम। सो मेरा कहने का मकसद ये है, मेन पॉइंट जो मैं समझूं, चैरिटी और इस दो चीज़ों को मिक्स नहीं करने का, मिक्स नहीं करना। हाँ। और इस्लाम में हर चीज़ में मेरिटोक्रेसी है। इस्लाम में हर चीज़ एफर्ट मेरिटोक्रेसी के हिसाब से। अगर आप उसके अलावा कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी नफ्स और अना की तस्कीन हो सकती है, दीन से उसका ताल्लुक ज़रा मुश्किल है। ठीक है, हम ये बात नाव पे तो करते रहते हैं, आज ये पहली दफ़ा यहाँ कर रहा हूँ। हाउ डू यू बिकम, आपको पैसे किस चीज़ के मिलते हैं? जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं ना, बस। इस पे हमारी कल न्यूयॉर्क टाइम्स वाली जब हम लोग बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर ये लोग कोई मॉडल लॉन्च भी कर देंगे इस तरह का तो कोई सब्सक्रिप्शन लेगा ही नहीं, क्योंकि कोई इस तरह की वैल्यू ऐड नहीं कर रहे आप, कोई होती नहीं है, आप वैल्यू नहीं ऐड हाँ। कर रहे। वैल्यू के पैसे है ना कि इनफ नंबर ऑफ पीपल इन अ मार्केट वैल्यू यू। अभी आप इंडस्ट्री को छोड़ दें, तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली यार, इन लोगों से डायरेक्ट बात कर लेना। जो 4-5 हज़ार 20,000 लोग हैं मीडिया के, जिनके इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे, जिनको तनख्वाहें टाइम पे नहीं मिल रही, जिनको ग्रोथ का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, परेशान है, आज आपको एक फैसला करना है। पहले तो इस बात पे यकीन करना है कि मेरा राज़िक कोई सेठ नहीं है, मेरा राज़िक मेरा रब है। उसके बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरे आप पर है, मेरे ऊपर है। मसला ये है मिनहाज कि हमारे मुल्क में अगर लोग तवाना हो जाएंगे ना मिनहाज, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। कहते हैं हम चाहते हैं लोग ऐसे ही रहे मिनहाज, हमारे ताकतवर लोग चाहते हैं का मज़ारा कमीन और जो वो है ना उसका हारी, वो कमज़ोर रहे, वो दबा हुआ रहे। वो जितना नाअहल निकम्मा कमज़ोर होगा वो उतना सबसर्विएंट होगा, उतना ओबीडियंट होगा, उतना मैनेजेबल होगा। चंद हाथों में ताकत रहने का यही मसला होता है मिनाज। लेकिन वो तो ये चाहेंगे, वो तो हमेशा से ये चाहते हैं ना, पूरी दुनिया में ये चाहते हैं। आप ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपको शायद बचपन से ये दिमाग में बिठा दिया गया है, डिसएम्पावर कर दिया गया है कि एफर्ट से कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। ऐसा नहीं है यार।
मुझे पता है मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूँ यहाँ के सिस्टम का, लेकिन ऐसा भी नहीं है मिनहाज कि कुछ एफर्ट का भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल यार हम लोग भी है ना, एक थोड़ा बहुत दुकान तो हमने भी खोली ली है, चली गई है, लोग पसंद ही कर रहे हैं, थोड़ी छोटी सी है, खोल ली ना। कह लेने दीजिए मुझे ये बात कि कल हम लोग की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का पहला ऐसा इतनी बड़ी टीम, सिंगल मैन वन मैन आर्मी वाला नहीं, कुछ इस तरह की टीम जिसमें अच्छी मतलब 16 17 18 लोग हैं, पहला चैनल है जो कि अपना खर्चा खुद निकालता है। और मिनहाज मुझे ये बताओ इसमें से कितने लोग हम उतने ला सके, वहाँ से ला सके जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ रूम के थे? मुझे तो कोई नहीं दिखता, जनाब एक आती। ये है प्रॉब्लम कि मेन स्ट्रीम न्यूज़ रूम के लोग डिजिटल के अहल ही नहीं है। अभी कल हर वो हाँ आदमी जो मेन स्ट्रीम में कामयाब है वो डिजिटल में नहीं कामयाब हो पा रहा। इसकी कोई 5-7% मिसालें हैं आपके पास जो हाइब्रिड हैं, ऐसा ही है। बाकी ये बिल्कुल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डोमेन्स हो गए। इवन हमने कल बात कर रहे थे कि जो 170 उनकी अनाउंसमेंट से पहले कि भाई हाँ। अगर वो शायद इस कंडीशन में हुई ना हो कि उनको हायर कौन हायर करेगा? मतलब यार मैं तुमको एक मजे की बात बताता हूँ, मतलब मुझे अगेन मुझे इंटेंशन का मसला नहीं है, लेकिन यार वो एक बंदे की वीडियो आई और मैं इसके ऊपर बेट कर सकता हूँ, मतलब ये आज आप लिख फिर मेरी बड़ी इस पे क्या पता बड़ी ट्रोलिंग हो, लेकिन मैं तीसरी अनपॉपुलर बात कह रहा हूँ। एक बंदे का स्टोरी आई, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। आई एम कराची IBA सक्खर ग्रेजुएट, सॉरी कराची IBA का ग्रेजुएट हूँ मैं। सही है। और वो जो एक बंदा था, दाढ़ी थी जिसकी, सिंध का कोई एक बंदा था कि मैं IBA का ग्रेजुएट हूँ 2003 का, और मैं जो वो सड़क पे बिल्कुल पड़ा हुआ था, ऐसे ही लोगों ने उसको डिस्कवर किया, फिर उसको अताउल अतारड़ ने अपने पास बुला लिया और नौकरी दे, अपनी सीट पे बिठाया। ठीक है। अगेन बहुत वाह वाह हुई। यू कैन नॉट चेंज अ पर्सन्स हैबिट्स। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अगर कोई शख्स 2000, एक तो दो मसले हैं इसमें, एक तो मैंने IBA से जितने लोगों से पूछा है वो कह रहे हैं भाई हमारे रिकॉर्ड में तो ये ऐसा कोई बंदा नहीं है। और मैं अगेन आई एम रीचिंग आउट टू IBA, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। एक IBA की ऑफिशियल ने लिंक्डइन पे पोस्ट की हुई है कि वो कह रही है इस नाम का ये बंदा कोई हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। फिर कुछ ने कहा कि नहीं ये IBA सक्खर का है, तो उसने सक्खर नहीं कहा है अपनी वीडियो में, उसने कहा है मैं कराची IBA का MBA हूँ। ठीक है, एनीवे ये अलग डिबेट है नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स 2003 में IBA से MBA करने के बाद आज इस हाल में पहुंच गया है, तो आप उसको बाहर निकाल के रखेंगे? वो फिर उस हाल में चला जाएगा। हम लोगों को ये बता रहे हैं बेसिकली कि तुम्हारे मुकद्दर के तयन में तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारी एफर्ट मैटर नहीं करती। तुम्हें एक अंदाता की ज़रूरत है, एक सेठ की ज़रूरत है, एक गॉडफादर की ज़रूरत है जो आएगा और तुम्हारी किस्मत बदल देगा, जो 99% लोगों की ज़िंदगियों में नहीं आता। और वो उस अंदाता का इंतज़ार करते करते कब्रों में चले जाते हैं। वो उस एक सेठ का इंतज़ार करते करते, वो उस एक छक्का लगने का इंतज़ार करते करते मर जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी यही करते रहते हैं। कोई एक बड़ा आदमी बता दें जो उस अंदाता का इंतज़ार करते हुए बड़ा बना हो। ये आज अच्छा बड़ी किस्मत की सितमत देखें, वो तमाम लोग जो आज खुद अंदाता बने हुए हैं, वो खुद इस तरह नहीं बने थे अंदाता एक छक्का लगने का इंतज़ार करके। उन्होंने एफर्ट की थी, उन्होंने मारे खाई थी, उन्होंने स्ट्रगल किया था, सही या गलत जो भी। लेकिन अब जब वो बन जाते हैं तो कहते हैं और लोग नहीं आने चाहिए यहाँ, मैं यहाँ अकेला रहना चाहता हूँ, तुम्हें मैं बनाऊंगा। यार ये खुदाई दावा है, ये खुदाई दावा है। आई एम वेरी इमोशनल अबाउट दिस। डोंट टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम इंसान, दुनिया का कोई इंसान इस दावे पे पूरा ही नहीं उतर सकता। ऐसे ही हम लोग मेहनत से इतना भागते हैं, और मुझे नहीं पता कि हम लोग, एक कोट मैंने पढ़ा था, बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि भाई हमें लगता हम शायद इस वजह से भी नहीं करते, क्या पता मैं करूं और हो ना, एक ना उसके ऊपर एक कोट था कि भाई हाँ ये ज़रूर है कि हर वो चीता जिसने क्या कहते हैं हिरन के पीछे भागा उससे शिकार करने के लिए उसने उसका शिकार कर लो, नहीं ये मुमकिन नहीं हो सकता, मिस करो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता फॉर श्योर है कि हर वो चीता जिसने हिरन का शिकार किया हो कि उसने चेज ना किया हो, हाँ, वो भागा होगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा बस हाँ इसमें मैं बस एक बात कह रहा हूँ मिनहाज, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो टीचिंग इंडस्ट्री हो, एक खौफनाक डिस्ट्रप्शन हो गई है मार्केट। और दैट इज़ वाई मिनहाज, दैट इज़ वाई आई लव व्हाट वी डू। देखो हम यहाँ बैठ के किसी सियासी मौजू पे भी तबसरा कर सकते थे ना, और शायद इमरान खान जेल से निकल जाएगा या नहीं इसकी बात करते तो ज़्यादा व्यूज़ आ जाते। सोहेल आफरीदी ने जलसे में क्या किया, ऐसा ही है, लो हैंगिंग फ्रूट्स, हमने ये बात नहीं की।
क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है, देयर इज़ अ रीज़न ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारा रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ये है कि फ़ायदे वाला कंटेंट जनरेट करें, चाहे व्यूज़ आए ना आए। हमारा काम ये है कि वो एहसान के साथ, एक्सेलेंस के साथ वो कंटेंट जनरेट करें। सो माय एडवाइस टू एवरीवन इज़, अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अगर आप इससे ज़्यादा कोई सिग्नल, वो जो कहते हैं ना कि फिर मैं ना ही समझूं, अगर आपको तनख्वाह वक्त पे नहीं मिल रही, ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ये एक ज़िल्लत है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि एक शख्स को उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूरी दे दो। 2 महीने से वो एक पैकेज बना के बैठा हुआ है। उसने 2 महीने पहले एक बुलेटिन किया था, उसके आज तक पैसे नहीं मिले उसे। यार आप बात कर रहे हैं, राज़िक होने का दावा कर रहे हैं, आप 900,000 लोगों को वक्त पे तनख्वाह तो दे नहीं सकते। पहले ये कर लेना। सही। और जिनको नहीं मिल रही वो भी बैठे हुए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? ओ भाई, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, अल्लाह के पास सबके लिए बहुत कुछ है, आपकी सोच छोटी है। अपनी सोच के हिसाब से अल्लाह को मत देखो, अल्लाह उससे बहुत बड़ा है। ठीक है। और बस लास्ट इसी भी इस पे एंड भी करते हैं फिर कि ये जो बिजनेस मॉडल जो कोलैप्स कर चुका है, बिजनेस मॉडल वगैरह, ये जो टीवी है, ये सब ये रिवाइव हो सकता है? इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आई डोंट थिंक। देखो, 2 वजह है इसकी। हाँ। इसकी नंबर 1 वजह तो ये है कि ये इसका कोई बिजनेस फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। तो जिनके पास एंटरटेनमेंट का बैकअप है वो तो अच्छा हाँ। सर्वाइव कर रहे हैं। जिनके पास वो नहीं है तो वो वो बिल्कुल फिर किसी स्टेट के बिजनेस प्रोटेक्शन के हिसाब से चलेंगे। और जब जर्नलिज्म किसी की बिजनेस की प्रोटेक्शन के लिए चलेगा तो फिर वो जर्नलिज्म नहीं होता, फिर वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म होता है। और अब सोशल मीडिया के दौर में लोगों को साफ नजर आता है, बल्कि इतना ज्यादा नजर आता है कभी कभी जो नहीं होता वो भी नजर आ जाता है। इतना ज्यादा गौर से लोग देखते हैं। सो आई डोंट थिंक mainstream media is going to make I know again a controversial statement, लेकिन I don't think mainstream media is ever going to make a comeback. हाँ, चलता रहेगा, घिसटता पिसटता रहेगा। मेरे ख्याल से और फायरिंग्स होंगी, और लोग निकाले जाएंगे। कितनी लोगों का की तनख्वाह देंगे अताउर रहमान तारड़ साहब? कितने लोगों की देंगे? नहीं दे सकेंगे। कितने लोगों की देंगे? कितने लोगों को बेनिफिट्स देंगे? कितने लोगों को पीटीवी में सेट करेंगे? पीटीवी कौन सा कोई बहुत प्रॉफिट में जा रहा है। अपने दारा ठीक कर लो यार।